नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। आज मैं आप लोगों को हिंदी के कुछ एक विशेष टॉपिक जो आपके प्रायोगिक परीक्षा से लेकर के हाई स्कूल प्लस इंटर बोर्ड यूपी एग्जाम पे भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लेते हैं तो भविष्य में ऐसा क्वेश्चन अगर सामने आता है तो कभी भूल नहीं सकता है। बस केवल एक बार बात को ध्यान से समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपके ही फ्रेंड के पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और सभी बच्चे इस क्लास का अच्छे से इंटरेस्ट से आनंद ले सकें। और हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पर आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग मीन्स क्या होता है? उप, इसका थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं। उप माने होता है आगे या सामने, और सर्ग माने होता है सृष्टि। क्या होता है? सृष्टि। सृष्टि माने होता है निर्माण करना या बनाना। ठीक है ना? तो ऐसे शब्द जो आगे से जुड़ करके या सामने से जुड़ करके नए शब्द की सृष्टि करते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए अप, एक शब्द दिया गया अप। अप से आपको जो है उपसर्ग तैयार करना है। ठीक है, अब इसे देखिए, हमने तो यहाँ पॉइंट में स्पष्टीकरण दिया है कि जैसे उप का अर्थ होता है आगे से या सामने से, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। यहाँ पे निर्माण भी लिख लीजिए। यह है, हमें उदाहरण के रूप में एक शब्द भी दिया गया है अप। अप शब्द का हमें बनाना है उपसर्ग। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? जी सर। ध्यान से देखिए, अप शब्द को आगे लगा करके हम कैसे कैसे शब्द का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक शब्द आपको दिखाई दिया, आगे लगा है अप। अप, अब यहां से हम अगर आगे शब्द जोड़ रहे हैं तो मान जोड़ दीजिए, शब्द बन गया अपमान। यहां पर राध जोड़ दीजिए, ये शब्द बन गया आपका अपराध। ठीक है ना? ऐसे ऐसे बेटा आप बहुत शब्द बना सकते हो। बस ध्यान रहे कि जहां से शब्द जोड़े जा रहे हैं वहां से उनका भाव क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कोई निरर्थक शब्द ना हो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द का उपयोग करके आप शब्दों को बना सकते हैं। ये तो एक उदाहरण दिए हम अप का। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए उप, यहां पर एक शब्द लिखा जाए उप और कहा जाए आप उप का उपसर्ग बनाइए। यहां से देखिए, तो यहां से उपमान, उपकार, इस प्रकार के शब्द बन जाएंगे। ठीक है ना? इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि इसी प्रकार से आगे भी हम कर सकते हैं। जैसे और दो एक शब्द देख लीजिए उदाहरण के तौर पे। जैसे यहाँ पे अति लिखा है तो यहां से हो जाएगा अतिथि, और उसके बाद लिख सकते हो अतिसार। ऐसे यहां से अध शब्द है, अध से भी आप शब्द बना सकते हैं। अधिकार, अधिभार, ये सब शब्द हैं। इन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग का मतलब होता है आगे से कुछ शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द की सृष्टि या निर्माण करना ही उपसर्ग होता है। उदाहरण में आपको 3-4 उदाहरण में विधिवत बता दिया गया है किस तरीके से आप उपसर्ग के तत्वों को बनाते हैं। ये आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड और इंटर स्टैंडर्ड की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यूपी टेट, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, तमाम प्रकार की भर्तियां जो आती हैं उसमें भी आपको हिंदी से रिलेशन में रखते हुए कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होता है, चारों में से आपको टिक करना होता है।
तो इस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं बेटा, तो कोई भी आता है अगर उपसर्ग प्रत्यय बनाने के लिए तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक ले रहे हैं प्रत्यय। अगला है टॉपिक आपका प्रत्यय। अभी हमने उपसर्ग के बारे में आपको बताया, उसी से रिलेशन रखता हुआ यह भी टॉपिक होता है प्रत्यय। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ जो यहाँ प्रति शब्द से आया हुआ है, प्रति माने होता है सामने से पर बाद में, सामने से ही जुड़ेगा पर बाद में होगा। कैसे होगा? ये प्रत्यय शब्द जो बना हुआ है इसी से ये भी तुकबंदी है। किसका तुकबंदी है? जो उपसर्ग अभी आपको बताया गया उसी से मिलता जुलता ये भी है। बस केवल आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें पीछे से शब्द जोड़े जाते हैं, तो पीछे से जुड़ने वाले शब्द होते हैं। इस शब्द में देखिए किस प्रकार से पीछे से शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे आपके सामने उदाहरण हम भेज रहे हैं, देखिए ये उदाहरण है आपका। जैसे आई लिखा हुआ है, त्वा शब्द आया है, इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। आई से हम कैसे शब्द को बनाएंगे? जो पीछे से आपको आई शब्द का उच्चारण निकाले, वही तरीके से जैसे आ गया भलाई, तो भलाई में देखिए भा और ला लगा है, लेकिन इसी के साथ आई शब्द का बोध आ रहा है, भलाई। इसके बाद पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई, ऐसे ऐसे शब्दों को बनाया जाता है। यहाँ आई शब्द से बना हुआ है। इसी प्रकार से त्वा से शब्द से जब बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे महत्व हो गया, प्रभुत्व, ऐसे ऐसे और भी शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पीछे से जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, इसको प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द आगे से जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसको उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण का। अगला टॉपिक है समास, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी पहले परिभाषा को जान लीजिए कि समास कहा किसे जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर किसी नए शब्द का निर्माण किया जाता है तो उसी बने हुए नए शब्द को समास कहा जाता है। समास वास्तव में मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। वो 6 कंडीशन आपको हम एक एक करके शार्ट में बहुत ही सुदृढ़ ढंग से बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक आपका समास में द्वंद्व समास आएगा। पहला टॉपिक है द्वंद्व समास। इसी समास के जो 6 भेद होते हैं, उसी 6 भेद में आपको पहला समास का भेद मिल रहा है द्वंद्व समास। समास में बेटा जो पाठ का बोध कराया जाता है, इस पाठ में जैसे लिखा तो गया है द्वंद्व समास, लेकिन इस समास को हम जानने से पहले जो इनकी व्याख्या करनी है उसके विषय में जान लेते हैं। इसमें 2 पद आए होते हैं, देखिए ध्यान से, 2 पद आए होते हैं। दोनों पद में जो पहला पद है इसको पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद में आया है इसको उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद। ठीक है, अब इसमें जो व्याख्या आपको करना है उसमें ये बताना है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। और सब में क्या मिलेगा आपको? अलग अलग टाइप की परिभाषा में अलग अलग मॉडल मिलेगा, लेकिन इसमें जो द्वंद्व समास आया है इसमें दोनों पद की प्रधानता हो रही है। तो इसकी व्याख्या जैसे माता पिता लिखा हुआ है, तो माता पिता को हम समास विग्रह में क्या लिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा। माता पहले लिख लीजिए, जो ये डैश का निशान लगा है इसके स्थान पर यहाँ और शब्द लगता है, और दूसरा शब्द जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे उतार दीजिए। ये आपका हो गया द्वंद्व समास का भेद, जिसमें उदाहरण में आपको दिखाया गया माता पिता से माता और पिता शब्द बना हुआ है। यही कारण होता है द्वंद्व समास का। इसमें देखिए अगला टॉपिक है राम कृष्ण। तो राम में जो है पूर्व पद है राम और उत्तर पद है कृष्ण। दोनों का जब समास विग्रह करेंगे तो राम को अलग करेंगे और कृष्ण को अलग कर देंगे। यहाँ पर जैसे अन्न जल लिखा हुआ है,
तो अन्य जल इसका पूर्व पद मिलेगा अन्य और उत्तर पद मिलेगा जल। तो यहां से अन्य शब्द को पहले लिख लेंगे और शब्द लगाएंगे और फिर जल लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका अन्य जल कंप्लीट हुआ। ये आपका द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, इसकी परिभाषा रूप में अगर आपको लिखना चाहते हो तो इसकी परिभाषा दे सकते हो। द्वंद्व समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। दोनों की प्रधानता होती है। यह है आपका द्वंद्व समास की परिभाषा। ठीक है, आपको बताया गया द्वंद्व समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। और उदाहरण में आपको यहां दिखाया गया है, उदाहरण में दिखाया गया है माता पिता से माता और पिता शब्द दोनों को अलग अलग संबोधन करके इनकी प्रधानता का बोध कराया गया है। इसी प्रकार से राम कृष्ण में राम को अलग और कृष्ण को अलग करके इनकी प्रधानता का बोध कराया गया। यानी दोनों की वैल्यू है, अपने में दोनों शब्द की वैल्यू होती है। प्रधानता का मतलब अनिवार्यता दी जाती है। तो यहाँ राम और कृष्ण दोनों अलग अलग दिखाए गए हैं, अन्य और जल दोनों अलग अलग दिखाए गए हैं। यही है आपका द्वंद्व समास, जिसका मैटर आपके सामने है। फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है आपका दूसरा नंबर द्विगु समास। द्विगु समास का पहचान है बेटा, इसका पहला पद यानी पूर्व पद जो होता है ये संख्यावाची होता है। पूर्व पद जो होता है ये संख्यावाची होता है। किस तरीके से होता है देखिए, यहाँ पे हम परिभाषा दे रहे हैं। पहले द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, द्विगु समास का पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द है। तो यहां देखिए त्रि आया है, त्रि माने होता है तीन। तो यहां हम लिख लेते हैं तीन, यह स्पष्टीकरण हो रहा है इसका। और बेड़ी माने बेड़ियों का समूह या नदियों का समूह। तीन बेड़ियों का समूह, इसी को त्रिवेणी कहा गया। ये द्विगु समास में आता है। इसके बाद जैसे शब्द है चौराहा। चौराहा, चौराहा में चार राहों का समूह जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, चार राहों का समूह। तो यहां पर लिख दीजिए चार राहों का समूह। ये भी आपका द्विगु समास का उदाहरण है। इसी प्रकार से जैसे कहा जाए चौमासा, चौमासा का मतलब होता है चार माहों का समूह। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए चार माहों का समूह, ये चौमासा हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे द्विगु समास में जो है, द्विगु समास का पूर्व पद यानी जो पहला पद होता है, यही पहला पद जो होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। इसी से हम पहचान लेते हैं कि द्विगु समास कौन सा होता है। ठीक है, परिभाषा अगर आपको याद रहेगी कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो इसका मतलब हम जब उदाहरण देखेंगे तो देखने पर ही पता चल जाता है कि ये संख्यावाचक है, क्योंकि इन सब के आगे आपको संख्याओं का बोध जरूर कराएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए त्रिवेणी में तीन शब्द का उदाहरण आया हुआ है, चौराहा में चार शब्दों का उदाहरण आया हुआ है,
चौमासा में चार शब्दों का उदाहरण आया हुआ है। इसका मतलब आगे के पद जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, संख्यावाची होते हैं। ये रहा आपका द्वित्व समास, फट से इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला टॉपिक है आपका तीसरा नंबर है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में बेटा क्या होता है, इस बात को ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा भी थोड़ा अलग है। तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है यानी पहला पद आपका ये गौड़ होता है, गौड़ माने साइलेंट, और उत्तर पद जो होता है इसकी प्रधानता दी जाती है। ठीक, परिभाषा अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। यही है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। उदाहरण पे आ जाइए, मतदाता। मतदाता, मत को ऐसे ही लिख लीजिए क्योंकि ये गौड़ शब्द है, इसका कोई भाव नहीं निकालना है, तो मत हो गया। दाता माने देने वाला, यानी मत देने वाला, मत देने वाला। दूसरा है प्रेम सागर। प्रेम सागर, तो प्रेम शब्द आप लिख लीजिए क्योंकि ये गौड़ है, और सागर माने सागर, तो प्रेम का सागर जो होता है वही प्रेम सागर होता है। तो प्रेम का सागर। इस प्रकार से आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण दिया गया, परिभाषा भी आपके सामने आई। एक बार इसे फिर से स्पष्ट कर देते हैं। तत्पुरुष समास का पूर्व पद, पूर्व पद माने होता है पहला पद। तत्पुरुष समास का पहला पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। उदाहरण में आपको बताया गया मतदाता, तो मत में आपको मत वाला शब्द जो है वो गौड़ है, और बाकी दाता से प्रधानता दी गई है, तो मत देने वाला ही मतदाता कहलाता है। इसी प्रकार से प्रेम सागर, यानी प्रेम का जो सागर होता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रेम सागर कहा जाता है। इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय का मतलब जिसके साथ कर्म भी धारण हुआ, ठीक है, उसी को कर्मधारय कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसका पूर्व पद जो होता है पहला पद ये विशेषण होता है, विशेषता को बताता है, और उत्तर पद जो होता है विशेष से होता है, यानी उसी के बारे में ये भी बताता है। तो देखिए इसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं कर्मधारय का। इस समास में पूर्व पद विशेषण होता है। पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। इसी को कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको उदाहरण में ध्यान देना है। पूर्व पद आपका काली है, ठीक, और उत्तर पद आपका मिर्च है। तो यहाँ पर काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, इसी को काली मिर्च शब्द कहा गया। तो इसमें देखिए पहले पद को विशेषण बताया गया, यानी काला शब्द संबोधन कर रहा है, विशेष है वो, और मिर्च आपका विशेष है जो काली का ऊपर लगा हुआ है, यानी काली मिर्च जो बता रहा है, तो उसमें काली है जो मिर्च, यही आपका कर्मधारय समास की व्याख्या हुई। अगला है नील कमल। नील ये आपका विशेषण है, तो यहां लिख दीजिए नीला है, नीला है जो कमल। यहाँ पे नीला शब्द आपका विशेषण है और कमल उसका विशेष शब्द जुड़ा हुआ है। आजीवन
आजीवन मीन्स होता है जीवन भर, जीवन भर। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। ये तो वैसे शाब्दिक भाषा में है। आजीवन, आजीवन किसी भी बात को कहा जाएगा आजीवन हम करते रहेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि जीवन भर करते रहेंगे। ठीक है, ये रहा आपका कर्मधारय समास, जिसकी परिभाषा और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर है। फट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अव्यय का मतलब होता है अधूरा। अव्यय का मतलब क्या होता है? अधूरा। यहाँ पर जो शब्द आया है अव्ययी भाव समास, इसका मतलब है कि इसका पूर्व पद जो होता है, पूर्व माने पहला वाला पद, ये अव्यय होता है, यानी इसका कोई भाव नहीं होता है। इसकी परिभाषा को आप लिख सकते हैं, इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। ये उदाहरण के तौर पे आपको देखा जाए, अगर यथास्थान, यथास्थान का शाब्दिक भाव अव्यय के रूप में निकाला जाएगा तो यहाँ स्थान शब्द से ही निकलेगा। यथास्थान का मतलब होता है स्थान के अनुसार, यानी जहां उचित स्थान बने वहीं पर बैठ जाएंगे। ठीक, जैसे कहा जाए कि आप सब लोग अपना यथास्थान ले लीजिए, तो यथास्थान लेने का मतलब होता है जहां आपको उचित लगे। ठीक है, स्थान के अनुसार, इसका भाव है स्थान के अनुसार। ये हो आजन्म। आजन्म का मतलब होता है जन्म से ही। ठीक है, जन्म से ही, यानी जब से जन्म लिया है तब से आज तक चल रहा है। तो यहां लिख दीजिए जन्म से। ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। ठीक है बेटा, अगर आपको ये चीज जो बताया जा रहा है समास का भाव यदि समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला टॉपिक है आपका, अगला समास है आपका बहुब्रीहि समास। इसका ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुब्रीहि समास। इसमें जो है दोनों पदों यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों से मिला करके एक तीसरे नए शब्द का बोध होता है, उसी को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो यहाँ पर आप उदाहरण में लिखा हुआ है लंबोदर। क्या लिखा है? लंबोदर। लंबोदर का माने होता है, ओदर माने होता है पेट, लंबा माने लंबा। जिसका पेट लंबा है उसी को लंबोदर कहा जाता है। इसका भाव भी दिया जाएगा साथ में, जिसका पेट लंबा है, अर्थात किसका पेट लंबा है भाई? गणेश का, है ना। ये हुआ इसका उदाहरण। ठीक, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात इसमें कौन है भाई? शंकर लिख सकते हो या शिव लिख दीजिए, शिव जी। इनका कंठ माने गला, इनका गला जो है वो नीला होता है। ठीक है ना। बहुब्रीहि समास में आप क्या बता सकते हैं? इसका उत्तर पद और पूर्व पद दोनों की प्रधानता होती है और इससे मिलने से जो तीसरा शब्द निर्माण होता है उसी को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। यहाँ देखिए लंबोदर में लंबा है पेट जिसका, अर्थात दोनों की बात हो गई। लंब माने लंबा और ओदर माने होता है पेट, जिसका लंबा पेट है, अर्थात तीसरा शब्द क्या बना? गणेश। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। उसी प्रकार से नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ नीला और कंठ दोनों का भाव तीसरे शब्द पे डिनोट कर रहा है, शिव पर। ठीक है, ये रहा आपका 6 समास का अंतिम पॉइंट। इसका फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।